नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस पार्ट को देख ले, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। कूपर किसी तरह एंड्योरेंस को स्टेबल तो कर देता है, पर अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता है कि ये एडमंड के ग्रह तक जा सके। अब यहाँ पे कूपर एमिली को बताता है कि वो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का यूज करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो उन्हें एडमंड के प्लेनेट तक पहुंचा सकता है। अब आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट वो तकनीक होती है जिससे हम किसी प्लेनेट या स्टार की ग्रेविटी का यूज करके स्पेसशिप या रॉकेट को रफ्तार दे सकते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी स्पेसशिप में ईंधन पर्याप्त मात्रा में ना हो। अब जब ये स्लिंग शॉटिंग कर रहे होते हैं तो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचने के लिए एक एक करके सारे बूस्टर ऑन कर देते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में इतना फ्यूल नहीं होता है कि एंड्योरेंस के साथ स्पेसशिप और लैंडर को भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर निकाल पाए। अब जैसे ही लैंडर 1 का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वे टार्स के साथ उसको डिटैच कर देते हैं। डिटैच करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें पता है जो वस्तु या पिंड जितना भारी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना अधिक लगेगा, और साथ ही ये न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करते हैं जो कि है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। साथ ही टार्स को भी इसलिए डिटैच किया जाता है ताकि उससे अगर ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी का डाटा मिले तो वो कूपर को किसी माध्यम से बता दे, जिससे कि प्लान ए भी पूरा हो जाए। लेकिन टार्स के ब्लैक होल के सेंटर में गिरते ही कूपर का टार्स से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। अब जब रेंजर 2 का फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो कूपर भी खुद को एंड्योरेंस से डिटैच कर लेता है। हालांकि एमिली उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन यह करना भी जरूरी होता है क्योंकि अब सिर्फ एंड्योरेंस के बूस्टर ही ऑन है, और अगर वजन कम नहीं किया गया तो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकते। अब जैसे ही कूपर एंड्योरेंस से खुद को डिटैच कर लेता है तो वो भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं बच पाता और ब्लैक होल के सेंटर में खींचा चला जाता है। लेकिन कूपर आश्चर्यजनक तरीके से एक टेसरेक्ट में फंस जाता है। इस टेसरेक्ट में खास बात यह होती है कि यहाँ टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है, मतलब कि हम समय में आगे और पीछे उसी तरीके से देख सकते हैं जैसे कि हम स्पेस में आगे और पीछे देख सकते हैं। कूपर और टार्स दोनों टेसरेक्ट में फंसे होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है तो कूपर अतीत में यात्रा कर सकता है, लेकिन ये जो टेसरेक्ट है ये कस्टम टेसरेक्ट होता है, मतलब कि इस टेसरेक्ट में उसे उस रूम में दिखाया जाता है जो मर्फ का कमरा है। अब हमें यहाँ पे ये समझ आता है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन हम मानवों की मदद करना चाह रही है वो निश्चित ही 5th डायमेंशन वाली सिविलाइजेशन होगी। अब जब कूपर इस टेसरेक्ट में अपने अतीत की यात्रा करता है तो वो भूतकाल की मर्फ को संदेश देना चाहता है कि वो उसे जाने से रोक ले, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसे ध्यान आता है कि मात्र ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो किसी भी डायमेंशन में आ जा सकता है। अब वो मर्फ को मॉर्स कोड के जरिए संदेश देता है कि वो उसे जाने से रोक ले, जो कि मर्फ अपनी बुक में STAY लिख के नोट भी कर लेती है। दोस्तों आपको बता दें कि मॉर्स कोड वह तकनीक है जिससे हम किसी सीक्रेट मैसेज को एक कोड की भाषा में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस भाषा में मुख्यतः डॉट और डैश का इस्तेमाल होता है, कोई स्किल्ड ऑब्जर्वर इसको आसानी से समझ सकता है। उसके बाद जब टार्स कूपर को नासा के कोऑर्डिनेट्स बाइनरी में देता है तो कूपर भूतकाल की मर्फ के कमरे में जमी धूल को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मर्फ को नासा के सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट बाइनरी के जरिए देता है, जो कि मर्फ समझ भी जाती है और उसे अब पता चलता है कि उसके बचपन का भूत और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर था। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि 5th डायमेंशनल वाले प्राणी ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कूपर अभी जिस टेसरेक्ट में है वो 5th डायमेंशनल वाला टेसरेक्ट है, तो कूपर अभी ग्रेविटी के जरिए उस घड़ी की सी में वो क्वांटम डाटा मर्फ तक पहुंचा सकता है जो उसने मर्फ को भूतकाल में दी थी। अब कूपर ग्रेविटी का यूज करके मॉर्स कोड की फॉर्म में सारा डेटा उस घड़ी में ट्रांसफर कर देता है, और घड़ी की सुई देकर मर्फ समझ जाती है कि ये कोई मॉर्स कोड है जो कि उसके पिता ने उसे भेजा है। अब मर्फ सारा क्वांटम डेटा समझ जाती है तथा डॉक्टर ब्रांड की उस अधूरी इक्वेशन को भी पूरा कर देती है। अब जैसे ही कूपर सारा क्वांटम डेटा ट्रांसफर कर देता है तो टेसरेक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। क्योंकि यह टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था तो यहाँ पे गुजारा गया 1 मिनट भी पृथ्वी के कई सालों के बराबर होगा। अब टेसरेक्ट से बाहर निकलने के बाद कूपर और टार्स को किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट ढूंढ लेते हैं, और जब कूपर की आंख खुलती है तो वो एक विशाल स्पेस स्टेशन में होता है जिसका नाम उसकी बेटी के नाम पर होता है। अब यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इस विशाल स्पेस स्टेशन पे इंसानों ने ग्रेविटी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। अब कूपर अपनी बेटी से मिलने जाता है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कूपर की आयु में सिर्फ कुछ साल का ही फर्क आया है। अब जब वो अपनी बेटी से मिलता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि एक पिता को अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, और कहती है कि अब उसका उस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो अब ये दुनिया उसके लिए नहीं है। और अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमिली बिना किसी दुविधा के उस प्लेनेट पे लैंड कर जाती है और कैंप लगाने की तैयारी कर रही होती है। यहाँ पे एमिली अपना एस्ट्रोनॉट हेलमेट भी निकाल लेती है और ऑडियंस को पता चलता है कि एक हैबिटेबल प्लेनेट है। अंत में हमें ये दिखाया जाता है कूपर भी उस ग्रह के लिए निकल जाता है। वह उससे मिल पाता है या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया है। दोस्तों यह मूवी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है जिसमें ब्लैक होल टाइम डायलेशन वर्महोल जैसे कंसेप्ट को समझाया गया है।
चलो अब उन सवालों को जान लेते हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए मर्फ को ही क्यों चुना? इसका जवाब है कि मर्फ बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है तथा उसके और उसके पिता के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। यही कारण है कि जो घड़ी कूपर ने उसे स्पेस प्रोग्राम से पहले दी थी वो उसे वापस लेने के लिए आती है और ह्यूमैनिटी को बचा लेती है। यहाँ पे ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि उन्होंने सिर्फ मर्फ को चुना, क्योंकि जब कूपर टेसरेक्ट में होता है तो वो एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक कस्टम टेसरेक्ट होता है जिसके थ्रू वो सिर्फ अपनी बेटी को संदेश दे सके, जबकि वो चाहते तो पूरा कूपर का फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट दिखा सकते थे। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसानों को बचाने के लिए कूपर को भी एक माध्यम बनाया। मूवी में बताया जाता है कि कोई हम मानवों की शुरू से लेकर अंत तक मदद कर रहे हैं। यह कौन हो सकता है और ये ऐसा क्यों कर रहे थे? तो जवाब है कि ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि 5th डायमेंशनल है और जिसने ग्रेविटी और टाइम को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। हम ये भी मान सकते हैं कि ये भगवान भी हो सकते हैं जो हम इंसानों की मदद करना चाह रहे हैं, या फिर हम यह भी मान सकते हैं कि ये भविष्य के ही मानव थे जो टाइम और ग्रेविटी को अपनी मर्जी के अनुसार मैनिपुलेट कर सकते थे और जिन्होंने पूरे यूनिवर्स के लॉस को मास्टर कर लिया है और उन्होंने अपने भूतकाल को बचाने के लिए ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट किया। लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्स बन जाता है कि अगर हमारा पास्ट ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य में मानवों का होना कैसे संभव है? आप इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।